नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहां पर हम डेली करंट अफेयर की सीरीज लेकर आए हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या है 16 जनवरी 2023 के इस करंट अफेयर की क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली खबर से, जिसमें जिसमें हम देख रहे हैं कि मैन ऑफ द सीरीज मिला है किसे? विराट कोहली को। विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज मिला है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक वनडे सीरीज हुई है जिसमें भारत 3-0 से जीत गया है ना, तो उसी में ही इनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ जी हैं। और साथ में ही भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1983 और 2011 में। नेक्स्ट, अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला मध्य प्रदेश राज्य का विदिशा बन गया है। यानी एक स्कीम है जिसका नाम है अभिनव 5G। इसको परखने वाला जो जिला है वो भारत के MP का विदेशी जिला बन गया है ना। अब देखो इसमें क्या है, ये जो स्कीम है वो चलाई जा रही है टेलीकॉम स्टार्टअप्स और MSME मिशन और 5G वर्टिकल एंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम के माध्यम से। 5G नेटवर्क क्या है, तो 5G नेटवर्क 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को कहा जाता है। इसमें हम हाई स्पीड से ज्यादा मात्रा में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, UAE ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28th नंबर का जो एडिशन हुआ है कॉप, उसके लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया है। यानी जो जलवायु परिवर्तन का एक समिट होता है कॉप, उसमें 28th एडिशन होगा, जिसका अध्यक्ष के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को अध्यक्ष के तौर पर नामित किया है। देखो ये जो सम्मेलन है वो दुबई में इस साल आयोजित किया जाएगा 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में, है ना। और जाबिर कौन है, तो वो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अब हम बात करेंगे, और ये COP21 से अभी तक कम से कम जितने भी 10 COP सम्मेलन हुए हैं उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी इन्होंने निभाई है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है वो क्यों किया जाता है, तो इसका करने का उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैसों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, स्थिर किया जाए, किस तरीके से जो उसके खतरनाक नतीजे होते हैं उससे बचा जाए। हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, विश्व का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको जो है सेफ रखा जाए और विकास की जो प्रक्रिया है उस पर बने रहा जाए। अब आइए हम बात करते हैं कि कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप को क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। UNFCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है ये। इसकी जो पहली बैठक हुई थी, यानी कॉप की जो पहली बैठक हुई थी वो मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। और इसका जो अभी वर्तमान में इसका जो सचिवालय है वो जर्मनी के बॉन में है। कहां पर है? जर्मनी के बॉन में है। देखो एक बल्क डील की गई है किसके बीच में? अलीबाबा ग्रुप और पेटीएम के बीच में, जिसमें अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपनी 3.1% की हिस्सेदारी बेच दी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में अपनी 3.1 हिस्सेदारी को बेच दिया है। अब अलीबाबा समूह क्या है, तो ये चीन की प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनी है ना। और पेटीएम क्या है, तो पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जिसका उद्घाटन 2010 में 197 कम्युनिकेशन इसकी स्वामी है। और प्रारंभ में ये कौन सा काम करती थी, तो ये पहले जो है DTH रिचार्ज किया करती थी। कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारत के नोएडा में इसका मुख्यालय है। अब भारत में विश्व हॉकी कप आयोजित किया जा रहा है। ये कौन से नंबर का एडिशन है, तो ये 15th नंबर का एडिशन है। साथ में ही ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्टार्ट हो गया है, उड़ीसा राज्य के कटक में। अब जो कटक
के जो बाराबती स्टेडियम है वहां पर नवीन पटनायक जी ने हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन किया है। कब किया है? 11 जनवरी को किया है। इसमें 44 मैचेस होंगे जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला के मैदानों में खेले जाएंगे और इसकी शुरुआत कर दी गई है 13 जनवरी से और 29 जनवरी को ये समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अब देखो कुछ बात कर लेते हैं विश्व हॉकी विश्व कप के बारे में। ये एक अंतरराष्ट्रीय मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है जिसकी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIS द्वारा संचालित है। अभी तक सबसे ज्यादा विश्व हॉकी में जो विजेता टीम रही है वो पाकिस्तान की रही है। पाकिस्तान ने 4 बार ये खिताब जीता है। इसके बाद भारत ने केवल एक बार विश्व कप जीता 1975 में। साथ में भारत में जब ये विश्व कप आयोजित किया गया था, पहले हॉकी विश्व कप आयोजित किया गया था 2018 में, तो 2018 में जो बेल्जियम थी वो उसने जीता था ये खिताब। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बयान जारी करा है कि युगांडा इबोला वायरस से, इबोला वाली बीमारी से मुक्त हो चुका है। कौन? युगांडा, है ना। और ये इबोला बीमारी किस वायरस से होती है? तो सूडान इबोला वायरस से ये फैलती है। अब आइए बात करते हैं कि सबसे पहले जो इबोला नामक बीमारी है इसकी खोज कहां पर हुई थी? तो ये 1976 में इबोला नदी के पास इसको खोजा गया था और ये वाला हिस्सा अब कहां पर है? तो अब ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। धीरे धीरे यहीं से पूरे अफ्रीका में ये जो रोग है ये धीरे धीरे फैलता गया, है ना। अब रोग का फैलाव कैसे होता है? तो ये वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो WHO है उसने घोषणा करी है कि युगांडा से ये इबोला बीमारी पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और ये बीमारी कैसे फैलती है? तो मानव से मानव में फैलती है। केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है हमारे? तो वो है भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। उन्होंने 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के अलवर में क्या किया? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको कहते हैं EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। अब इसमें क्या किया जाता है? तो देखो EPFO भारत में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना, बीमा योजना के प्रशासन में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सहायता करती है। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत स्थापित है। यानी ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करती है और ये जो है एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1941 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश पर हुई थी और बाद में संसद ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना अधिनियम 1952 पारित करके इसका ऑफिशियली संगठन कर दिया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सुरभि जाखमोला के बारे में, जो आजकल अभी सुर्खियों में है। ये बॉर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के विदेशी प्रोजेक्ट में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जो भारतीय सेना के 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन रहेंगी। साथ में ही इनको दंतक प्रोजेक्ट जो भूटान में संचालित है उसमें इनको भेजा गया है, वहां उसकी कमान संभालेंगी ये। और साथ में आपको बता दें कि BRO के जो महानिदेशक हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। BRO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। और BRO की स्थापना किसने करी, कब हुई थी? तो 7 मई 1960 को BRO की स्थापना हुई थी। फिल्म समीक्षक, फिल्म क्रिटिक्स कौन? शुभ्रा गुप्ता। इन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च करी है, बुक की घोषणा करी है जिसका नाम क्या है? इरफान खान, अ लाइफ इन मूवीज।
अब इस बुक में जो इरफान खान अभिनेता हैं उनके ऊपर, उनकी जीवन शैली के ऊपर, उनकी उपलब्धियों के ऊपर, उनके फिल्म दुनिया में उनके काम के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इरफान खान की। तो उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के जयपुर में 7 जनवरी 1966 को हुआ था। जागीरदार खान और माता बेगम खान थी और इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई गए थे और इनकी अभी हाल ही में 2020 में 29 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई थी मुंबई में। देखो अब हम बात करेंगे समुद्रयान मिशन की। अब इसको थोड़ा समझना है, इसको ध्यान से हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीप ओशन मिशन क्या है ना। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो देखो इसे जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया। यानी ये जो मिशन है वो सब स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है कि गहरे समुद्र में जाना, उसके जो संसाधन है उसका पता लगाना और उसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, उसके बारे में बताना। और जो गवर्नमेंट की नीली अर्थव्यवस्था वाली पहल है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में ये काम करती है। नीली अर्थव्यवस्था का मतलब जो पानी से संबंधित अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके लिए कहा जाता है नीली अर्थव्यवस्था। अब इसी का एक पार्ट है समुद्रयान मिशन, है ना। देखो एक हिस्सा है किसका, डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है, बता दिया। अब इसको लॉन्च कब करा गया था? तो इसको जब इसरो के गगनयान मिशन के साथ में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। इसका उद्देश्य भी सेम यही है ना, सेम यही है कि गहरे समुद्र में जाना, फिर उसके संसाधनों की खोज करना, फिर उसके विकास के लिए प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ में 6000 मीटर की गहराई तक 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए एक स्वचालित मानव पनडुब्बी विकसित की जाएगी। ठीक है, और इस पनडुब्बी का नाम या इस वाहन का नाम क्या है? इसका नाम है मत्स्य 6000। क्या नाम है? मत्स्य 6000 इसका नाम है। अब इसी मिशन के तहत ऐसा किया जा रहा है कि भारत के तहत खनिज संसाधनों की खोज के लिए भारत द्वारा 3 व्यक्तियों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा। और इसकी घोषणा किसने करी है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करी है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं भारत के। इनका नाम याद रख लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, है ना। और ये कहा जा रहा है कि ये मिशन जो है 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो वाहन है जिसके माध्यम से ये जा रहे हैं, मत्स्य 6000, इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा। प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा इसको बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 18th नंबर का एक संस्करण लॉन्च किया गया है। एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसको कहा गया है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022। ठीक है, अब देखो इस रिपोर्ट में किस चीज के बारे में बात की गई है? तो यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यानी जो नागरिक के तौर पर एक इंसान की इस विश्व में किस किस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं उसको ट्रैक करती है। इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से सब्जेक्ट हैं? इसकी 5 श्रेणियां डिसाइड करी गई हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आर्थिक है, पर्यावरण है, भू राजनीतिक है, सामाजिक है और तकनीकी है। ये एक तरीके का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये स्विस गैर लाभकारी और अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का जिनेवा है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कर दी गई है। कहां पर? मेघालय के शिलोंग में कर दी गई है। अब देखिए ये क्या है? ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से
डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब बनाने की, और साथ में मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र शिलोंग में स्थापित करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की फलक मुमताज हैं, जिन्होंने 23rd नेशनल स्की चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यानी स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो जो जम्मू कश्मीर की फलक मुमताज हैं उन्होंने जीत लिया है। ये किस नंबर का नेशनल स्की चैंपियनशिप थी? तो 23rd नंबर का था, और इनकी जो उम्र है वो मात्र 11 वर्ष की है, और ये छठी कक्षा में पढ़ती है, यानी 6 क्लास की ये स्टूडेंट है। और ये कहाँ पर ये चैंपियनशिप स्टार्ट की गई थी? तो ये जम्मू कश्मीर के इंडोर स्टेडियम भगवती नगर में स्टार्ट किया गया था, है ना। और देखो जम्मू कश्मीर फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आंध्रा है, और थर्ड नंबर पे कौन है? तो उड़ीसा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया, ठीक है। इन्होंने अभी एक पुस्तक रिलीज करी है जिसका नाम है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। इन्होंने एक बुक रिलीज करी है जिसके सह लेखक हैं आशीष चांद्रोरकर और सूरज सुधीर, यानी इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। अब ये किस बारे में बता रही है? तो ये जो है, जब कोविड-19 का टीकाकरण अभियान स्टार्ट हुआ था भारत में, तो उसके 2 साल कंप्लीट हो गए, तो उसके उपलक्ष्य में इस बुक को रिलीज किया गया है। भारत की जो कंपनी है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने ही स्वदेशी टीके बनाए थे कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसी के माध्यम से पूरे भारत में वैक्सीनेशन की क्रिया की गई थी। कांग्रेस सांसद कौन? संतोख सिंह चौधरी। संतोख सिंह चौधरी का 76 वर्ष की आयु में असामयिक निधन हो गया, और ये तब हुआ जब ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काम कर रहे थे, और इनको हार्ट अटैक आया, और 14 जनवरी को इनकी डेथ हो गई, है ना। ये कांग्रेस के टिकट पर संसदीय चुनाव जीते थे, और प्रेजेंट में अभी ये जालंधर लोकसभा सीट से ही संसदीय कार्यकाल इनका चल रहा था। इतालवी मूल के मिशेल सेंटेलिया मिरर राइटिंग में इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। अब ये क्या करते हैं? मिरर राइटिंग क्या है? देखो, इन्होंने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टी टाइप करी हैं, यानी इन्होंने पुस्तक ली और उसको उल्टा टाइप कर दिया, है ना। और साथ में ही ये उसी लैंग्वेज में टाइप करते हैं, ये उसकी लैंग्वेज जो होती है, मूल लैंग्वेज, उसको चेंज नहीं करते। इन्होंने बहुत ही प्राचीन कालीन जो लैंग्वेजेस है उसका भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिरर राइटिंग करी है, जहां यहाँ पर इसका नाम है, आप देख सकते हैं। साथ में ही इन्होंने बाइबल, हम्बुराबू की संहिता, गिलगमेश का महाकाव्य, प्राचीन मिस्र के, मतलब लियोनार्डो द विंची के लेखन, सभी को इन्होंने उल्टा टाइप करा है। और ये कहाँ किससे प्रभावित है? तो ये लियोनार्डो द विंची के मिरर टाइपिंग से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने भारतीय वेदों का भी उल्टा टाइप करके उसको भी एक पुस्तक के रूप में संकलित किया है। सरकार ने देखो अपना देश के तर्ज पर भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करी है। अब ये ट्रेन कब रन करेगी? तो ये ट्रेन रन करेगी 17 फेब को अयोध्या से नेपाल के बीच में। अब ये इस ट्रेन का मोटिव क्या है? तो मोटिव है राम भक्तों के लिए श्री राम जानकी यात्रा, यानी जो अयोध्या है, भगवान राम की जो जन्मस्थली है, वहां से माता सीता का जो जन्मस्थली थी जनकपुरी, नेपाल के जनकपुर तक इसकी यात्रा कराना है। इसकी यात्रा दिल्ली से स्टार्ट होगी, और इन दोनों के बीच में, यानी अयोध्या और जनकपुर के बीच में जो भी तीर्थ स्थल पड़ेंगे उसकी भी यात्रा कराई जाएगी। साथ में ही अयोध्या, सीतामढ़ी और प्रयागराज में ट्रेन रुकेगी, और इस ट्रेन में अत्याधुनिक किस्म की सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई हैं यात्रियों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। कल हम मिलेंगे फिर से नए करंट अफेयर की क्लास के साथ में। यहाँ पर ये लिंक दिए गए हैं @Wi-Fi स्टडी विथ नंदिनी, जिसके माध्यम से आप अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं।
कृपया इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जिनको इस कंटेंट की जरूरत है उन तक पहुंच जाए। कल फिर मैं मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल के माध्यम से। नंदिनी सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ के लिए। आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।